हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमके की जुबानी, और उसमें चर्चा करेंगे आज कैम्स आईपीओ की। बहुत अच्छा आईपीओ निकल के आ रहा है भाई, कल खुल रहा है यानी मंडे को। तो 21 तारीख को आईपीओ खुल रहा है। डिटेल में इसकी भी बाद में ले लूंगा। सबसे पहले हम आईपीओ का एक क्रिस्प रिव्यू करते हैं, मोटी मोटी बातें समझते हैं। भाई कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ को देखें तो जो इसकी सीएजीआर निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 तक की, वो 12% की निकल के आ रही है। अब आप पूछेंगे सीएजीआर क्या होता है? सीएजीआर होता है कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है हर साल ऑन एन एवरेज, तो वो 12% निकल के आ रही है। और अगर नेटवर्थ के ऊपर रिटर्न की बात करें RONW की, तो वो 32% कंपनी का निकल के आ रहा है। जिस भाव पर ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, अगर उस भाव को हम फाइनेंशियल ईयर 20 की अर्निंग से कंपेयर करें तो पीई रेशियो मोटा मोटा निकल के आता है 35, और फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपेयर करें तो पीई मोटा मोटा निकल के आता है 37। अब मैं आपको बता दूं यार, ये थोड़ा हायर साइड पे है, पर चक्कर क्या है, इस कंपनी के कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है जो लिस्टेड हो। पीयर्स लिस्टेड अभी है नहीं इस कंपनी के। ये कंपनी एक यूनिक मॉडल पे काम कर रही है। ये क्या कर रही है भी बताऊंगा। तो इसलिए मार्केट में इस कंपनी को लेके बड़ा इंथुजियाज्म है इस वक्त। तो लिस्टिंग गेन मुझे अच्छा लगता है। इसका अनऑफिशियल ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़िया चल रहा है, उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मिस मत करिएगा। टेलीग्राम चैनल की चर्चा थोड़ी देर बाद कर लूंगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसको मिस नहीं करना है। अब बात करें भाई कंपनी का धंधा क्या है। भाई कंपनी ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, शब्दों पर ध्यान दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो एमसी कंपनीज हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी की मदद से, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से उनकी सेवा करती है और उससे इसकी अर्निंग होती है। अब आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, तो कैम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके हैं कॉम्पिटिटर्स, पर अभी वो लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए इसका प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा भी एक्सप्लोर होगा। तो इसमें जो अभी लिस्टिंग के बाद काफी एक्सप्लोर होंगी बातें, जिसको हम स्टडी करेंगे, इसलिए थोड़ा कॉशन रखने वाला इशू है। आपको मेरा ये सलाह या ये मेरी सोच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी बात क्या है कि कंपनी ना बहुत डोमिनेंट, यानी एक महत्वपूर्ण पोजीशन जो है इंडस्ट्री के अंदर कायम रख, मतलब कमांड करती है। उसकी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है, यानी मेजॉरिटी बिजनेस कैम्स के थ्रू ही होता है। इसकी चर्चा डिटेल में फिगर्स के साथ थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले क्रिस्प बातें समझें। अर्निंग पर शेयर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 को देखते हुए चलें तो वो 35 रुपीज 57 पैसा आ रही है, जिसके चलते प्राइस अर्निंग रेशियो इशू प्राइस पे 34.57 बनता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.13% बनती है, 32.13%। और नेट एसेट वैल्यू जो शेयर की निकल के आती है 30/6/2020 को, वो 108 की निकल के आती है। तो ये कंपनी की जो है अभी की मैं आपको जो पोजीशन बता रहा हूं। अब थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 17 का फाइनेंशियल ईयर 17, फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 का Q1। सबसे पहले आप इसकी इनकम देखिए, जिसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं। देखिए मैं आपको सिखाता भी जाता हूं बातें। टॉप लाइन देखें, लगातार हर साल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 के मुकाबले 18 में अच्छी खासी बढ़ी, 18 के मुकाबले में 19 में भी ठीक ठाक बढ़ी, 19 के मुकाबले 20 में थोड़ी म्यूट सी रही, ज्यादा नहीं बढ़ी, और इस क्वार्टर में भी थोड़ी सी म्यूट सी ही नजर आ रही है। तो कहने का मतलब, वैसे भी ये क्वार्टर आपको पता है बड़ा बुरा गया है, क्योंकि बाजार मंदा था तो लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम किया होगा, जिसके चलते कंपनी की इनकम पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। तो वो चीज थोड़ी सी सोचनीय है। अब बात करें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको क्या कहते हैं, बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 17 से बढ़ी, फाइनेंशियल ईयर 18 में प्रॉफिट बढ़े, पर फाइनेंशियल ईयर 19 में देखिए प्रॉफिट गिर गए, फिर फाइनेंशियल ईयर 20 में खासे बढ़ गए, और अब पहले क्वार्टर में 40 लाख के प्रॉफिट है। अगर इसको हम ईयरली बेस पे कन्वर्ट करें तो 160, 40 करोड़ के प्रॉफिट है, वो ईयर में कन्वर्ट करें तो 160 करोड़ के बन जाएंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 जो 21 है वो थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से मैंने बताया था प्राइस अर्निंग रेशियो 37 निकल के आ रहा है। यानी कंपनी में थोड़ा सा कॉशन हमें रखना है
मैं ये कहूंगा कि लिस्टिंग गेन तो इसमें ठीक ठाक हो जाएगा, तो एक बार निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सदा याद रखना, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है। जैसे कि इसके अगर आप रिकॉर्ड्स को डिटेल में समझेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, थोड़ा आइडिया लग गया ना आपको, अब डिटेल में बात करते हैं। भाई कंपनी क्या है, मैंने जैसे पहले बता दिया, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसके क्लाइंट क्या हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको ये सर्विसेज देती है, उनके लिए बिजनेस समेटती है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। कंपनी जो है बेसिकली सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है, ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड का, और अप्रोक्सीमेटली जो म्यूचुअल फंड 70% बिजनेस जो है ये कंडक्ट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। 70% काफी अपने आप में बड़ा हो जाता है। अगर इसका मार्केट शेयर देखें, मार्च 2015 वाले साल में 61% था, जो मार्च 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर 69% हो गया। तो कंपनी का जो कार्रवाई है, जो मार्केट पोजीशन है, बहुत बहुत डोमिनेंट है। अब इस वक्त जो कंपनी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो सर्विस कर रही है, वो 19.2 ट्रिलियन रुपीस के निकल के आते हैं। देखिए कितने ज्यादा है। और अगर हम क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट की सीएजीआर देखें, जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है पिछले 10 साल में, उसकी जो सीएजीआर है, जो उसकी ग्रोथ है, किसकी, क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब हर क्वार्टर में जो ग्रो कर रही है, वो लगभग 10 साल का टेन्योर लें तो 13.4% निकल के आता है। 13.4% निकल के आता है इंडस्ट्री का, और इस कंपनी का निकल के आता है 15.8। देखिए फर्क देखा हमने, पूरी इंडस्ट्री का आ रहा है 13.4, इस कंपनी का आ रहा है 15.8, यानी इंडस्ट्री से ओवर परफॉर्म कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं 5 ईयर के सीएजीआर की, तो इंडस्ट्री का निकल के आ रहा है 18% और इस कंपनी का निकल के आ रहा है आपका 21%, फिर इंडस्ट्री में ओवर परफॉर्म कर रही है। तो मैंने कहा ना, कंपनी में दम है, जान है, कंपनी एक महत्वपूर्ण पोजीशन रखती है, लीडर है अपने फील्ड की, तो ये इसकी खास बात है। अब मैं बात करूं सिप अकाउंट कितने हैंडल कर रही है कंपनी, जो है अगर जून 30, 2020 की बात की जाए तो 19.77 मिलियन सिप अकाउंट्स हैं जो ये कंपनी मैनेज कर रही है। और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड का है, वो 2015 में इसका जो था वो 2180 बिलियन था, जो अब बढ़कर मार्च 31, 2020 वाले साल में 5228 बिलियन हो गया। बताइए, जबरदस्त हो गया। और इस जून 30, 2020 की बात करें तो 6190 बिलियन हो गया। और जो इसकी ग्रोथ रेट है, अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 की सीएजीआर जो बन के आती है इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, वो 19.1% बन के आती है। तो बेटा इसकी लिस्ट ना बड़ी लंबी है, मैं शाम तक बोलता रहूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा बहुत। आपको अगर मोटा मोटा समझना चाहिए, कहां डिटेल में जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटा मोटा ये है कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको मोटी मोटी बिना कैलकुलेटिव फिगर्स के अब समझाता हूं, आपको मजा आएगा। पहली स्ट्रेंथ देखो क्या है इसकी, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो मैं शुरू से आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, वही वो सारा का सारा डाटा कह रहा था। अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। पोर्टफोलियो डाइवर्स है, हर तरह की सिप ले लो, इक्विटी ले लो, लिक्विड फंड ले लो, हर तरह की सेगमेंट के अंदर है, और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, मैनुअल इंटरफेरेंस काफी कम है, सब कुछ ऑटो मोड में होता है। पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क है, कंपनी की ब्रांचेस पूरे देश में। जैसे वो आपका शोले का डायलॉग था ना, हमारे जासूस जेल के कोने कोने में बिखरे हुए हैं या बिछे हुए हैं, उसी तरह इस कंपनी की ब्रांचें देश के कोने कोने में बिखरी हुई हैं। तो भैया इसका जो पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क है बहुत जबरदस्त है, और स्केलेबल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इकोसिस्टम है। मतलब स्केलेबल मतलब अगर आज धंधा डबल हो जाए तो इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसका सिस्टम ऐसा है वो फटाक से डबल ट्रैफिक को भी हैंडल कर लेगा। तो ये जो मैंने आपको सारा न्यूमेरिकल डाटा बताया, उसमें ना जाके स्ट्रेंथ्स को आप पकड़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई साहब स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी होती है हर आदमी की। अब वीकनेस पहली ये है कि इस कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं, ये प्राइसिंग से रिलेटेड है। लीड मैनेजर्स सजेस्ट करते हैं ना कि क्या प्राइस होना चाहिए, तो इस कंपनी के जो 4 लीड मैनेजर्स हैं, उन्होंने 17
पब्लिक इश्यूज हैंडल किए हैं पिछले 3 साल के अंदर, और उसमें से 6 इशू ऐसे थे जो बिलो इशू प्राइस लिस्ट हुए। तो ये मत मान के चलिए कि ये जो इसके जो आप कहना चाहिए लीड मैनेजर है वो बड़े स्मार्ट है, यानी 17 में से 6 बार उन्होंने ओवर प्राइसिंग करा दी, जिसके चलते जिन्होंने इशू में अप्लाई किया उन्हें घाटा हो गया। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। कंपनी अच्छी है पर इशू प्राइस ज्यादा हो सकता है, मैंने आपको हल्का सा जिक्र भी किया, प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा हायर तरफ है, पर कंपैरिजन के लिए पीयर्स लिस्टिंग है नहीं, इसलिए कर नहीं सकते। दूसरा ये है जो प्राइस अर्निंग रेशियो, जो मैंने अभी बोल दिया पहला भी, फिर आ गया वही पॉइंट कि प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा हायर साइड पर लग रहा है 34.61। इसके अलावा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स है, जो एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसने जो इसमें शेयर एक्वायर किए हैं वो 187.86 पर शेयर के किए हैं, और ये जो इस वक्त शेयर इशू कर रही है अपर बैंड पे 1230 का कर रही है, यानी जो सेलिंग शेयर होल्डर हैं, जो शेयर बेच रहे हैं, उनको शेयर पड़े थे 187 रुपए कुछ पैसे की, और वो आज 1230 का बेच रहे हैं। इशू प्राइस थोड़ा हायर साइड पे कहीं ना कहीं लग रहा है, इसलिए सोच के आप काम करें, समझ के आप काम करें। कल को ये नहीं फील होना चाहिए कि भाई जो है मेरे से गलती होगी, पता होना चाहिए रिस्क फैक्टर इसके ये है। और वेटेड एवरेज रिटर्न जो ऑन नेटवर्थ है वो 2020, 2019 और 2018 की 31.4% है। ये सारी बातें जो रिस्क फैक्टर है आपको पता होना चाहिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल ले लेते हैं, आपके सामने आ जाएगा। 21 तारीख को आईपीओ खुल रहा है, 23 तारीख को बंद हो जाएगा। आईपीओ की जो प्राइसिंग है 1229 से लेकर 1230 पे, आप 1230 मान के चलिए। मैडम मेरे से कह रही थी कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हमें कौन सा आईपीओ में क्लिक करना है प्राइस। आपने प्राइस क्लिक नहीं करना, आप कट ऑफ क्लिक किया करो। कई लोगों का इसलिए आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आता, वो लोअर प्राइस क्लिक कर देते हैं, वो मिलता ही नहीं फिर उनको शेयर, उनको रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन, क्योंकि हायर प्राइस पे सब्सक्राइब हो जाता है। आपने कट ऑफ प्राइस क्लिक करना है। इंप्लॉइज को डिस्काउंट मिल रहा है 122 का, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिल रहा, और 12 शेयर का लॉट है, बस ये इसमें दिक्कत है। अब मान लो शेयर 100 रुपए प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए, 200 रुपए प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए, 300 रुपए प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए, तो 12 इंटू 300 3600 रुपए बचेंगे। ये माइंड हैप्पीएस्ट माइंड वाला इशू नहीं है जहां पे इशू प्राइस कम हो, यहाँ इशू प्राइस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए स्कोप फॉर ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसा लगा आपको मेरा ये फीलिंग, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है जी, तो ये इसकी सारी खास बातें हैं। अब इसकी लिस्टिंग मैं देख रहा हूं, इन्होंने सिर्फ बीएससी पे लिखी है। वैसे मैंने देखा है ज्यादातर शेयर एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होते हैं, पर इसमें बीएससी लिखा है, जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। इसको तसल्ली करते हैं आप, बाकी आपको फर्क नहीं पड़ता, एनएससी पे और बीएससी पे आपका माल तो बिक ही जाएगा। अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स की। कई बार आप पूछते हैं, इशू 21 को खुल रहा है, 23 को बंद हो रहा है, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 28 तारीख को, रिफंड वगैरह इशू हो जाएंगे 29 तारीख को, आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे 30 तारीख को, और अगले महीने की 1 तारीख को धंधा चालू, यानी शेयर लिस्ट हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर ये बताओ रिटेल का कोटा क्या है, तो आ गया आपके सामने रिटेल का कोटा। इसमें रिटेल का कोटा अच्छा है, 35% है। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद लोगों को झटका लग गया था कि उसमें रिटेल का कोटा बहुत कम था, इसने अच्छा दिया। ज्यादातर इशू में मैंने देखा 35% कोटा होता है, तो रिटेल का यहाँ कोटा जो है 35% है। देखिए ओवरऑल इस इशू में लॉस नहीं होगा, जो मुझे लगता है, मेरी फीलिंग समझिए। बाकी आपको पता मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, बाद में सोच के लगाता हूं, बाद में चाहे मैं बहुत पैसे लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच के लगाता हूं। अभी जो मेरा विचार है, इशू में लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल इशू है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो मुझे अखबारों से पता चल रहा है, ये ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, देख लो, इस पे है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो मैं इस इशू में मोस्ट प्रोबेबली अभी के हिसाब से कहूंगा 95% चांस है मैं इसमें अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं सदा रणनीति के हिसाब से चलता हूं, कॉम्पिटिटर्स की रणनीति के हिसाब से, और लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं, QIB कितना अप्लाई कर रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना कर रहा है, रिटेल कितना कर रहा है, सब बातों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं एप्लीकेशन लगाता हूं। तो अभी मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मुझे लगता है लॉस नहीं होगा, पर मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि शेयर का जो लॉट साइज है 12 है, अगर 200 रुपए भी एक शेयर पे बचे तो 12 इंटू 200 कुछ भी नहीं हुआ ना, 2400 रुपए हो गए। तो अगर इशू बहुत सब्सक्राइब हो जाता तो रिटर्न खासी नहीं आएगी। तो ये मेरा अभी का विचार है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर, आपको मैं अप्लाई कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं इसकी डिटेल मैं ईमानदारी के साथ बताता रहूंगा। कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण कैम्स आईपीओ का, कमेंट में बताइए। और मजा आया तो अंगूठा काटना नहीं है मेरी जान, सिर्फ ठोकना है। लगा दीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि आपके लिए
बेहतरीन और अच्छी बढ़िया तरीके से वीडियो लाता रहूं। अभी कार्यक्रम चलता रहेगा, अभी वेट करिए। आइए अब बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। आज इतवार का दिन है, आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्यों? अगला हफ्ता एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को। मेरे भी दिल में कह रहे, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। भाई बड़ा दिल में उछल कूद हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई थर्सडे की एक्सपायरी है और मैंने बड़ी पुट्टे बेच रखी है, तो मेरे दिल में भी हलचल हलचल है कि देखिए, क्योंकि आपको पता है लास्ट 2 डेज एकदम मार्जिन बढ़ जाता है, जिसके चलते मैं कह रहा हूं मेरे दिल में आज क्या है। तो भैया ये सब देखना पड़ता है कि अगर कई सारी पुट्टे मेरी इंदम बनी हो गई तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा, दिक्कत आ सकती है। तो इसके चलते जो भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, बाजार अगले हफ्ते आखिरी हफ्ते वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने चार्ट आ गया भाई। वीकली एनालिसिस करें अगर आप देखेंगे, बाजार लगातार बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था। पिछले हफ्ते भी मोटा मोटा एक बढ़त के अंदर जो कैंडल बनी वो हैंगिंग मैन जैसी बनी, कल भी हैंगिंग मैन जैसी है कैंडल। वैसे तो हैंगिंग मैन में क्या होता है कि बॉडी छोटी होती है, नीचे की वीक लंबी होती है, ऊपर की वीक नहीं भी होती है, बहुत हल्की होती है, तो मिलती जुलती हैंगिंग मैन जैसी है। और ऐसा माना जाता है अगर तेजी के माहौल में हैंगिंग मैन आए तो बाजार गिर सकता है। तो भाई अगर बाजार गिरेगा तो जिन्होंने कॉल बेची है वो बल्ले बल्ले हो गई है, जिन्होंने कॉल बेची है, और जिन्होंने पुट बेची है वो भाई टुल्ले टुल्ले हो गई है, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी कॉल इनपुट हो जाएगी, मतलब इन द मनी हो जाएगी, उनको पैसे देके शेयर लेने पड़ेंगे। और जिनके पुट अगर बाजार गिर गया, बाजार चढ़ गया तो कॉल इन द मनी हो जाएगी, शेयर देके पैसे लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों खतरे बने हुए जिसके चलते। अच्छा वैसे आप सुपर ट्रेंड पे देखो, हरी वाली लाइन बनी हुई है, तो सुपर ट्रेंड तो बाय सिग्नल दे रहा है, बाय बाय भाई खरीदिए। काफी हफ्ते से बाय चल रहा है, नहीं आया। 50 वीक्स का जो ईएम है वो पिंक लाइन हल्की सी दिख रही है, उससे ऊपर कैंडल ट्रेड हो रही है, अपर बोलिंजर बैंड में है। तो वो सब चीजों को देखते हुए कैंडल कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश ही है, मैं ये नहीं कहूंगा बेरिश हो गया मामला, लेकिन बस कहते ना थकान है बाजार में। तो अब देखते हैं इस हफ्ते क्या बनता है। अब आ जाइए एमएससीडी चार्ट पे, अगर हम एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो बेरिश क्रॉसओवर नहीं है भाई साहब, बुलिश है। वो लाल लाल हिस्टोग्राम देखे कई सोच लोग हैं बेरिश है ना, बुलिश है, बुलिश क्रॉसओवर हल्का हो रहा है, यानी उसमें गैप कम हो रहा है, इसलिए हिस्टोग्राम लाल है। ऑल्दो मैंने इस पे अलग वीडियो भी बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो बुलिश क्रॉसओवर जो है वो कम होता जा रहा है, यानी बुलिशनेस कम हो रही है। आरएसआई भी बड़ा स्टेबल है 60, अच्छा हैवी आरएसआई है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में तो है नहीं, ओवरबॉट जोन होती है 70 से 80 के बीच में, ओवरसोल्ड होती है 20 से 30 के बीच में, तो अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। उस हाई मतलब ये शो कर रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है बाजार की स्ट्रांग है। तो ओवरऑल मोटा मोटा बाजार स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। बाकी साहब कल पता चलेगा बाजार कैसा खुलता है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस वीकली वाले की। आप देखिए भाई इस वीक में बड़ा उठा पटक रही है। अगर आप देखेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट को तो मंडे को तो 11,500 पे हाईएस्ट था, फिर जंप लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 12,000 पे हाईएस्ट हो गया। मंडे को सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे था, ट्यूसडे को सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे हो गया, और फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को सेकंड हाईएस्ट जो है 11,600 पे हो गया। इन सब के चलते आपको साफ नजर आ रहा है कि जो ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग बढ़ी है, कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर बढ़ी, यानी बाजार में मजबूती आई है, बाजार ऊपर को खिसक रहा है। तो डेटा तो वीकली यही कह रहा है कि ऊपर में खिसक रहा है। और अगर आप 12,000 के लेवल पे देखेंगे तो लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। पुट की बात करें, पुट में भी कुछ इस तरह की बातें। मंडे ट्यूसडे को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का जो था वो 11,000 पे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को बिल्कुल जंप किया और 11,500 पे चला गया। तो बाजार में मजबूती है, जो ये इंडिकेशन कर रहा है वो 11,500 और 12,000 के बीच में बाजार की क्लोजिंग की बात कर रहा है। बाकी साहब बाजार में ऑपरेटर है, वो सबका बाप है, जो दिखता है वो उसको हिला देता है। हम चार्ट से कह रहे हैं कल को उल्ट पुल्ट हो जाएगा, आपने तो ये कहा था, मैंने क्या कहा, ऑपरेटर सबका बाप है, उससे डर के रहो। धंधा करना है तो ऑपरेटर से डरो। तो भाई हाईएस्ट अगर ओपन इंटरेस्ट हम देखें पुट का तो वो भी 11,000 से 11,500 पे शिफ्ट हो गया, कॉल का 12,000 पे शिफ्ट हो गया। तो बाजार 11,500 और 12,000 बीच में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट का वो वेरी करता रहा, हफ्ते के पहले 2 दिन और आखिरी दिन 10,500 पे रहा, और बीच के 2 दिन जो थे थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो 11,000 पे रहा। अब टोटल
ओपन इंटरेस्ट की बात करिए, थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन, तो मैक्सिमम पेन तो पूरे हफ्ते 11,500 पे रहा। सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन मंडे ट्यूसडे को तो रहा 11,000 पर, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को शिफ्ट हो गया 11,600 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बाजार जो है 11,500 में सिमटेगा विद अपवर्ड बायस, यानी 11,500 के ऊपर कहीं उसको बंद होना चाहिए। ये आपका थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन करिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका डेटा कह रहा है। तो ये था आपका सारा पुट कॉल का डेटा। अब बात कर ले पुट कॉल रेशियो की। तो पुट कॉल रेशियो ना अगर इंडेक्स लेवल पे देखो तो कहीं ना कहीं 1 के आसपास ही सिमटी। हफ्ते की शुरुआत 1.07 से हुई और अंत 1.01 पे हुआ, बीच में 1 से नीचे चला गया था। 1 पे हम मानते हैं न्यूट्रल है, 1 से ऊपर मानते हैं बेरिश है, 1 से नीचे मानते हैं बुलिश है। तो कहीं ना कहीं बाजार न्यूट्रल से हल्का भी बेरिश का भी बुलिश, ऊपर नीचे होने की कोशिश करता है। अगर आप स्टॉक लेवल पे बात करेंगे तो भैया वो 0.5 से नीचे चला है पूरा हफ्ता, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक लेवल पे बुलिशनेस है। टोटल कर लोगे तो वो भी 1 के आसपास ही है, 1 के नीचे है, 1 के आसपास है। तो आप यही कहोगे न्यूट्रल विद अ बियरिश टोन। तो ये तो पुट कॉल का रेशियो आपको बता रहा है। एक बार समराइज कर दूं, 1 होने का मतलब होता है बाजार न्यूट्रल है, 1 से काफी ऊपर हो तो बाजार बेरिश है, 1 से खासा नीचे हो तो बाजार बुलिश है। ये है पुट कॉल रेशियो। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs की। भाई साहब FIs ने तो इस हफ्ते जो है लगातार खरीदारी करी। 5 में से 4 हफ्ते दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदारी करी है नेट में। एक दिन थर्सडे को बिकवाली की, ऊपर इतनी बड़ी बिकवाली की कि अगर आप पूरे हफ्ते का जोड़ करोगे तो नेट में बिकवाली निकल के आ रही है। अब पूरे हफ्ते की बात करें तो FIs ने 4 दिन खरीदारी करी, एक दिन बिकवाली करी। पूरे हफ्ते का टोटल करो तो FIs की तो निकल के आ रही है खरीदारी। और DIs तो भाई साहब कंसिस्टेंट है, और मैं नहीं कुछ करना, और मैं ते बेचूंगा। तो DIs तो पूरे हफ्ते माल बेचता रहा, जिसके चलते नेट में उसने खासी बिकवाली करी। तो FIs की पूरे हफ्ते की नेट खरीदारी 1689 यानी 1689 करोड़ की निकल के आई। DIs की पूरे हफ्ते की बिकवाली नेट 2396 2396 करोड़ निकल के आई। दोनों भाइयों का जोड़ कर लो तो पूरे हफ्ते की नेट बिकवाली 707 707 करोड़ की निकल के आई। तो ये था पूरे हफ्ते का टेक्निकल ऑप्शन FIs का एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं बाजार अगर डेटा की तरफ जाएं तो इस वक्त वो है दोनों तरफ के रुख उसके लिए खुले हुए हैं। ओवरऑल बुलिश ही है, बेयरिशनेस उसमें कम नजर आ रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बाकी बाजार सुप्रीम है, हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो चाहूंगा बाजार तेज रहे ताकि अपना पुट्टे सारी की सारी आउट ऑफ मनी हो जाएं और हम अपना खुशी खुशी मजे करें। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आएगा। वीडियो का मजा आया तो अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है, ठोक दीजिए अंगूठा। लाइक करिए, मुझे एंकरेज करिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साहब साथ में ज्वाइन का लिंक आ रहा है, ज्वाइन को लिंक दबाइए तो मेरे सारे मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे। भाई मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करते हैं इस बारे में आप लोग पूछते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे छोटी सी, आप वो जाके देखिए। आपको मेंबरशिप अपग्रेड करनी है, चेंज करनी है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। ज़रा भी दिक्कत मेरे भाई आपको नहीं आएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है। और भाई IPO अरे IPO करते हैं, डीमैट अकाउंट है नहीं है तो फटाफट लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिन किया हुआ, जाइए डीमैट अकाउंट खोलिए। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए। म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए अप्लाई करिए। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक है किधर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर आ गया, यहाँ नहीं है साहब, यहाँ नहीं है, ये आ गया, ऊपर आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया लाइव झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।